ऑर्डर डिटेल्स के तहत एफेड्रा में हम बात करेंगे मूल की आंतरिक संरचना की। इससे पहले के वीडियो में हमने एफेड्रा के क्लासिफिकेशन, उसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न जातियों के बारे में और एफेड्रा की जो बाएं आकार की है मूल, स्तंभ और पर्ण, इनके बारे में हमने बाएं स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं जो इसकी मूल है उसकी आंतरिक संरचना की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो देखिए आपके सामने स्लाइड में यू कैन सी ए डायग्राम। ये देखिए यहाँ पे एक कोशिकी डायग्राम यहाँ पे आपको बताया गया है स्लाइड में, बिल्कुल स्पष्ट आपको हर यहाँ पे जो पार्ट्स हैं वो इसके नजर आ रहे हैं। तो हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला है इसका, यह है कि जो इसका जो एफेड्रा का जो मेन स्तंभ है उसके आधारीय भाग से मूसला मूल उत्पन्न होती है और इसका मुख्य कारण इसको स्थायी करना है और जल का अवशोषण करना है। अगर हम रूट का टीएस काटें, अनुप्रस्थ काटें और इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसका अध्ययन करें तो हमें इसमें निम्न भाग दिखाई देते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मूलीय त्वचा, वलकुट और एंडोडर्मिस, संवहन क्षेत्र, वैस्कुलर बंडल, स्टील सिस्टम, इसके अलावा पित्त। तो इनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले है मूलीय त्वचा। यह परत पतली भित्ति पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी होती है और ये कोशिकाएं एक ही पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी एपिडर्मिस है जो बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट नजर आपको आ रही होगी और इसके ऊपर जो क्यूटिकल की लेयर तो होती ही है। दूसरा है कॉर्टेक्स, वलकुट। यह दो भागों में बटा होता है वलकुट यहाँ पर, यानी बाह्य वलकुट और भीतरी वलकुट। जो आउटर कॉर्टेक्स है वो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक डायग्राम में, ये आंतरिक वलकुट है और ये जो है स्थूल कोणों तक जो है कोशिकाओं का बना होता है। इसके अलावा जो आंतरिक वलकुट है ये पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ से आता जो रीजन है ये है आंतरिक वलकुट। वलकुट की जो लास्ट सीमा है वो जानी जाती है एंडोडर्मिस परत के रूप में, यानी ये देखिए आप यहाँ से एक परत बनी हुई है, ये इसकी लास्ट सीमा है और इसे कहते हैं एंडोडर्मिस। इस क्षेत्र की कोशिकाएं डोलाकार होती हैं और एक पंक्ति में व्यवस्थित रहती हैं। इस परत की कोशिकाओं में कैस्पेरियन जो पट्टिकाएं हैं वो स्पष्ट दिखाई यहाँ पर नहीं देती हैं। तीसरा है इसका जो मेन पार्ट है वो है संवहन क्षेत्र, वैस्कुलर रीजन, और इसकी जो बाहरी जो इसकी बाउंड्री है वो है पेरिसाइकल। हमेशा हर चीज स्टेम में चीज आती है और जो परत है एंडोडर्मिस उसके ठीक नीचे एक पतली भित्ति कोशिकाओं की परत होती है, उसे कहते हैं एंडोडर्मिस और ये चारों ओर से एक स्टील सिस्टम को घेरे हुए रहती है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेयर है यहाँ पे यह है एंडोडर्मिस की लेयर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं इसके रंभ तंत्र की या संवहन बंडल की, वैस्कुलर सिस्टम की। यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि ये द्विआदिदारुक यानी डायार्च एवं रेडियल कंडीशन में यहाँ पर ये बंडल व्यवस्थित होते हैं। जड़ के मध्य भाग में यहाँ पर पित्त पाई जाती है, वो पेरेन्काइमेटस पित्त प्रकार की देखो यहाँ पर होती है, दिखाई दे रही है पेरेन्काइमेटस पित्त। अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो एफेड्रा की जड़ में सामान्य डाइकोट जड़ के ही समान यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो ये एफेड्रा है वो एंजियोस्पर्म
के बीच की मध्य की कड़ी है और इसमें काफी सारे जो लक्षण हैं और वो एंजियोस्पर्म से मैच करते हैं। तो ये भी एक लक्षण यहाँ पे मैच करता है कि जो रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो एंजियोस्पर्म के समान ही पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं तने की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। एफेड्रा का जो यंग जो स्टेम है वो रिब्ड यानी धारीदार होता है और इसकी जो बाएं रूपरेखा है उसमें उभार और गर्त वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये उभार और ये यहाँ पे गर्त गुरु ये पाए जाते हैं यहाँ पे, वो टीएस काटने पे स्पष्ट दिखाई देते हैं। और अगर माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसका अनुप्रस्थ काट काटे तो 3-4 यहाँ पे क्षेत्र हमको दिखाई देंगे। सबसे पहला है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। इस परत की कोशिकाएं आयताकार होती हैं, मोटी भित्ति वाली होती हैं और पैरेन्काइमेटस होती हैं तथा एक पंक्ति में व्यवस्थित यहां पर पाई जाती हैं। और वो एक कॉमन सी बात कि जितने भी एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं सबके ऊपर मोटी क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है। जो एपिडर्मिस है उसके जो गर्तों वाले क्षेत्र हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हैप्लोकाइलिक प्रकार के धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र के आसपास 2 रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं और इनके नीचे एक सब स्टोमेटल कैविटी पाई जाती है। रंध्र की रक्षक कोशिकाओं के पास सामान्य रूप से मिलने वाली सहायक कोशिकाएं यहाँ पर स्पष्ट नहीं होती है। तो यह तो बात हुई एपिडर्मिस की, जो लगातार आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रही है। और अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग की, हाइपोडर्मिस की। तने के उभारों के क्षेत्र में बाएं त्वचा जो परत है उसके नीचे कुछ कोशिकाएं स्क्लेरेन्काइमेटस प्रकार की होती हैं और ये कोशिकाएं निर्माण करती है हाइपोडर्मिस का। इसके बाद में कोर्टेक्स की हम बात करें तो कोर्टेक्स यहाँ पे 2 भागों में स्पष्ट होता है। तीसरा भाग एंडोडर्मिस है। पहला है वो भाग भी कोर्टेक्स का नहीं है, हम केवल कोर्टेक्स के 2 ही भागों की बात करेंगे। यहाँ पे मिडिल कोर्टेक्स नहीं होता, आउटर कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। तो सबसे पहला है बाह्य कोर्टेक्स यानी बाह्य वलकुट। यह सामान्य आवर्त बीजी पर्ण के समान सुदीर्घित पैरेन्काइमेटस खंभ कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कोशिकाएं भी खंभ उत्तक यानी पैलिसेड टिश्यू के समान अत्यधिक क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं यहां पर पाई जाती हैं। यानी जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी में क्लोरोप्लास्ट यहां पर पाया जाता है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए लंबी लंबी यहाँ पे कोशिकाएं हैं और इनके अंदर ग्रीन प्रकार जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये जो कोशिकाएं हैं ये काम करती है फोटोसिंथेसिस का। दूसरा है इनर कोर्टेक्स, आंतरिक वलकुट। वलकुट का ये भीतरी भाग होता है और अंडाकार पतली पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। खंभ उत्तक के नीचे उपस्थित जो यह क्षेत्र है इन कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त अंतराकोशिक स्थान पाए जाते हैं और ये काम करता है वातायन का यानी एयर एक्सचेंज का। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस करने में भी ये समर्थ होता है। देखो डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अंडाकार कोशिका यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये भी कोर्टेक्स का पार्ट है, भीतरी पार्ट। तीसरा है पेरिसाइकल। यह अस्पष्ट उत्तक क्षेत्र होता है। शुरू में एंडोडर्मिस के समान, लेकिन बाद में इसकी कोशिकाएं भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ये एक पतली परत होती है जो वेस्कुलर बंडल है उसकी बाहरी लेयर बनाती है। अब हम बात करते हैं संवहन क्षेत्र की या रंभ की।
ये तने का भीतरी क्षेत्र है, जिसमें मज्जा के चारों ओर 8 से 14 संयुक्त समपार्श्वीय वर्दी एवं अंत आदि दारुक कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड एंडार्ड कंडीशन में बंडल एक रिंग के रूप में व्यवस्थित पाए जाते हैं। ये आप देखो यहां देख सकते हैं, यहां पर ये बंडल यहां पे है, एक रिंग के रूप में यहां पे व्यवस्थित पाए जाते हैं। इस प्रकार हमें मान सकते हैं कि इफेड्रा के तने में एक्टोफ्लोइक साइफनो-स्टील कंडीशन यहां पर पाई जाती है। बाह्य फ्लोएमी नालरम जो कंडीशन है, संरचना है, यहां पाई जाती है। वलय में छोटे एवं बड़े संवहन बंडल एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। संवहन बंडल में जाइलम में वाहिकाएं, वेसल्स, वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स और जाइलम पेरेन्काइमा पाई जाती है। परीक्षा के हिसाब से ये बात आप नोट कर लें कि जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति इफेड्रा का अभिलाक्षणिक गुण कहा जा सकता है, यानी साइलेंट फीचर्स यहां पर इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये एडवांस फीचर है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि एंजियोस्पर्म से ये जो लक्षण मैच करते हैं उसमें ये लक्षण मुख्य है कि वहां पे ट्रैकिड्स की उपस्थिति पाई जाती है, वाहिकाओं की उपस्थिति पाई जाती है। इन वाहिकाओं का निर्माण कुछ वाहिनिकाओं के विभाजित भित्तियों के डलवा सिरों के विघटन के कारण होता है, जिससे विभाजन भित्तियां पोरस हो जाती है, यानी छिद्रित हो जाती हैं। प्रारंभ में विकसित वाहिकाओं के छिद्र एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, परंतु बाद में अनियमित रूप से पाए जाते हैं। मेटाजाइलम में उपस्थित वाहिकाओं में गर्तीय स्थिरण पाया जाता है, जबकि प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं पर स्पाइरल या एनुलर स्थिरण पाया जाता है। अगर हम पित्त की बात करें तो पित्त यहां पर बहुपंक्ति होती है, पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी होती है। देखिए यहां पे नीचे नीचे आप देख सकते हैं, और तने की जो नोड्स हैं उन पर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स पाई जाती हैं, जो एक पर्व संधि झिल्ली का निर्माण करती हैं। इस डायफ्राम के कारण तने को पर्व संधि पर आसानी से पृथक किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मज्जा रश्मियां भी है यहाँ पे, वो संवहन मंडलों के बीच बीच में पाई जाती है। अगर हम इफेड्रा के द्वितीयक वृद्धि की बात करें तो इफेड्रा का स्तंभ में जो द्वितीयक वृद्धि है वो डाइकोट स्टेम के समान होती है, तथा प्राथमिक जाइलम एवं प्राथमिक फ्लोएम के बीच उपस्थित वेस्कुलर कैम्बियम के सक्रिय हो जाने के कारण सेकेंडरी ग्रोथ यहां पर पाई जाती है। संवहन पूल के बीच कैम्बियम एक पतली पट्टी के रूप में होती है। इस कैम्बियम पट्टी को अंतरापूलीय कैम्बियम कहते हैं। जैसे ही द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होने से पूर्व दो संवहन बंडलों के बीच उपस्थित अंतरपूलीय कैम्बियम के सामने पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं द्विपक्षीय हो जाती हैं, और ये कोशिकाएं अंतरापूलीय कैम्बियम कहलाती हैं। और इस तरह से दोनों प्रकार की कैम्बियम पट्टिकाओं अंतरापूलीय अंतरपूलीय से एक संपूर्ण कैम्बियम वलय का निर्माण हो जाता है। इफेड्रा के तने में स्थायी कैम्बियम वलय पाई जाती है, जिसकी सक्रियता में शरद ऋतु एवं वसंत ऋतु को अलग अलग परिमाप के जाइलम तत्व निर्मित होते हैं, और एकांत क्रम में शरद काष्ठ व वसंत काष्ठ को निरूपित करती है। वसंत काष्ठ की जो कोशिकाएं होती है वो बड़ी और पतली भित्ति वाली होती है, उनमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं चौड़ी होती हैं, और इन चौड़ी कोशिकाओं की अधिकता के कारण काष्ठ वलय छिद्रिल हो जाती है। जबकि जो शरद काष्ठ की कोशिकाएं हैं साइज में छोटी होती है, मोटी भित्ति वाली होती हैं, और इनमें वाहिकाओं की संख्या बहुत कम या नहीं के बराबर होती है। इस तरह से इसमें इफेड्रा में तने में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। उसका भी प्रोड स्टेम का टीएस आप काट के डायग्राम में देख सकते हैं। इसके कंटेंट और जो फोटोग्राफ्स हैं सब गूगल से लिए गए हैं, कुछ बुक से भी लिए गए हैं। बुक्स में शर्मा त्रिवेदी शर्मा की बुक है बीजधारी पादपों की विविधता एवं वर्ग की अनावर्त बीजी। रमेश बुक डिपो जयपुर का आभार, जिनसे किताबें ली गई है, इनसे कंटेंट लिए गए हैं। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।